मैंने अपने लाइफ में संघर्ष को काफी करीब से देखा है। आप किसी भी पोस्ट पर हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। या आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, कितनी भी दयनीय हो, निम्न हो, आप बड़े सपने देख सकते हैं। मुझे बैटरी बॉक्स का एसिड साफ करना पड़ा और क्लैंप बनाने के साथ साथ और भी कई तरह के, जैसे EFT बॉक्स है या फिर और भी जो लोहे के सामान आते थे उसमें ड्रिलिंग करने का, उसका कटिंग करने का मैं काम करता था। वहां मैं RPF के पास से सेक्शन का चाबी लेता था, जाके ग्रिल खोलता था और जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जो हमारे फोरमैन थे, सुपरवाइजर थे, उनके बैठने का जो चेयर टेबल होता है उसको साफ करके उनके लिए 2 बोतल पानी मोटर चालू करके भर देता था। मैंने YouTube का बहुत ही पॉजिटिव और क्रिएटिव ढंग से इस्तेमाल किया। जीवन में जो भी पहला आधार मिले उसे छोड़ना नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार हूं। हाल में 64th BPSC में मेरा सिलेक्शन रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पर हुआ है। साथ ही मैं सेंट्रल रेलवे मुंबई में ग्रुप D कैटेगरी में खलासी के पोस्ट पर काम कर रहा हूं। अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है BPSC की, इसलिए अभी भी मैं खलासी के पोस्ट पर मुंबई में काम कर रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप किसी भी पोस्ट पर हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप किसी भी पोस्ट पर काम कर रहे हो या आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, कितनी भी दयनीय हो, निम्न हो, आप बड़े सपने देख सकते हैं, ऊंचे सपने देख सकते हैं। और न सिर्फ सपने देख सकते हैं बल्कि अपने ईमानदार प्रयास और मेहनत के जरिए उसे हासिल भी कर सकते हैं। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। मैंने अपने लाइफ में संघर्ष को काफी करीब से देखा है। सभी सिविल सेवा के अभ्यर्थी या अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग, सभी लोग संघर्ष करते हैं। उनके जीवन में चुनौतियां आती है। विशेषकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले, अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले विद्यार्थी काफ़ी अधिक चुनौतियों का, संघर्ष का सामना करते हैं। हो सकता है कि नॉलेज के लेवल में कोई ज़्यादा जानता हो, कोई कम जानता हो, लेकिन कुछ लोगों को संघर्ष कुछ अधिक ही करना पड़ता है। और मैं आपसे अपने संघर्ष की एक छोटी सी यात्रा साझा करना चाहता हूँ। फरवरी 2016 में मैंने ग्रुप D का जॉब, खलासी का पोस्ट ज्वाइन किया था मुंबई में। उस समय 56वीं से 59वीं मेंस की मैं तैयारी कर रहा था BPSC की, पटना में रहकर। तैयारी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन चूंकि परिवार वालों की भी इच्छा थी और मैंने भी काफ़ी तार्किक विमर्श किया, तो यह पाया कि जीवन में जो भी पहला आधार मिले उसे छोड़ना नहीं चाहिए। आप पहले उस जॉब से जुड़िए, देखिए वहाँ का वर्किंग कंडीशन कैसा है, क्या वर्किंग आवर है, किस तरह का वर्किंग नेचर आपको मिला है। और यदि आपको लगता है कि मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे सपनों को पूरा करने में यह बहुत बड़ी बाधा बन सकता है, उसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिए। ज्वाइन करने के पहले मेरे मन में कई तरह के सवाल थे। जब भी मैं ग्रुप D का नाम सुनता था, मुझे लगता था
कि रेलवे में ग्रुप डी के काम में मुझे ट्रैक पर चलना पड़ेगा, वो लोहे का हथौड़ा लेकर के, और ट्रैक पर मेरे लिए चलना काफ़ी चैलेंजिंग होगा। तो कई तरह के सवाल मन में आते थे। ट्रेन पर जो पोर्टर है वो उसका काम करना पड़ेगा, वो जो माल या गुड्स सामान आते हैं उसे मैं कैसे खींचूंगा, पोर्ट करूंगा, एक जगह से दूसरे जगह सामान को लाना ले जाना। तो इस तरह के कई सवाल थे, मतलब वर्किंग कंडीशन किस तरह का होगा। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि चलो गवर्नमेंट जॉब है, इससे जुड़ जाते हैं और बाद में फिर देखेंगे क्या करना है। साथ ही सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की जो इच्छा थी वो हमेशा बनी रही। जब मैं यहाँ आया मुंबई में तो दो तरह का चैलेंज का सामना करना पड़ा। एक तो ऑफिस में, चूँकि मेरी पोस्टिंग हुई मुंबई के माटुंगा में, सेंट्रल रेलवे का एक बड़ा सा कैरेज रिपेयर वर्कशॉप है, कारखाना है। तो वहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई और उस जगह पर मुझे क्लैंप बनाना पड़ता था। लोहे की पट्टी का मैपिंग करके उसका क्लैंप बनाते थे। क्लैंप बनाने के पहले उसमें ड्रिलिंग करते थे, फिर उसको ग्राइंडिंग मशीन पे जो वो लोहे के छोटे छोटे निकल आते हैं उसको ग्राइंडिंग मशीन पे सेम चिकना करना पड़ता था। फिर उसे कैंची लोहे का बड़ा सा होता था, उसे मैनुअली ही हाथ से काटना पड़ता था, खुद ही एक हाथ से पकड़ना पड़ता था। जहाँ पे निशान माप लेकर के मैंने ड्रिलिंग किया था और एक हाथ से काटना पड़ता था। तो ये एक चैलेंजिंग था। फिर कुछ दिनों मुझे बैटरी बॉक्स का एसिड साफ करना पड़ा और क्लैंप बनाने के साथ साथ और भी कई तरह के, जैसे EFT बॉक्स है या फिर और भी जो लोहे के सामान आते थे उसमें ड्रिलिंग करने का, उसका कटिंग करने का मैं काम करता था। और 6:45 से हमारा वर्कशॉप स्टार्ट होता था और मेरा काम था सेक्शन को खोलना। तो मैं घर से 4:55 में निकल जाता था और 5:17 की लोकल मैं पनवेल से पकड़ता था। 6:30 के आसपास में माटुंगा पहुंच जाता था और वहाँ मैं RPF के पास से सेक्शन का चाबी लेता था, जाके ग्रिल खोलता था और जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो हमारे फोरमैन थे, सुपरवाइजर थे, उनके बैठने का जो चेयर टेबल होता है उसको साफ करके उनके लिए 2 बोतल पानी मोटर चालू करके भर देता था। और उसके बाद मैं करीब करीब 7 बजे से 7 से 7:30 तक बैठ करके योगा या एक्सरसाइज वहीं पे करता था। उसके बाद नाश्ता करके हमारा काम वर्कशॉप का स्टार्ट होता था। तो ये एक चैलेंज वर्कशॉप का था और लोहे का काम 6 घंटा 8 घंटा करने के बाद वर्कशॉप में, उसके बाद घर पर आना और मुंबई लोकल का सफ़र काफ़ी थकावट भरा होता था। इस बीच पनवेल से माटुंगा जाने के बीच में मुझे कुर्ला एक कनेक्टिंग बड़ा सा जंक्शन पॉइंट है, वहाँ पे चेंज करना पड़ता था। काफ़ी भीड़ होती थी, कई बार मैं भीड़ के धक्के खा करके प्लेटफॉर्म पर गिरा भी और इस तरह से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर चढ़कर आना काफ़ी चैलेंजिंग था। उसके बाद घर आना, फिर खाना बनाना, घर का सारा काम करना, फिर बैठ कर के पढ़ाई करना, ये थोड़ा शेड्यूल काफ़ी चैलेंजिंग था। लेकिन यकीन मानिए यह सफ़र काफ़ी मज़ेदार रहा और मैं सबों को यह कहना चाहूँगा कि जीवन में या किसी भी परीक्षा की, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के दौरान कोई भी चुनौती आपके जीवन में आए, आप उसका डट कर सामना करें। तो YouTube पर
विशेषकर दिल्ली नॉलेज ट्रैक या फिर सरस्वती आईएएस के राजेश मिश्रा सर का जो पॉलिटिकल साइंस में आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, इससे संबंधित जो बातें होती थी। इसके अलावा विजन आईएएस पर, दृष्टि आईएएस पर मैंने YouTube का बहुत ही, मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव और क्रिएटिव ढंग से इस्तेमाल किया। और कोचिंग के लिए अलग से करने का टाइम नहीं था, तो YouTube को मैंने पॉजिटिवली इस्तेमाल किया। और जैसा कि मैंने बताया कि 56वीं, 59वीं और 60वीं से 62वीं मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तो मुझे लगा कि 63rd में इतनी कम वैकेंसी है, कैसे मेंस हो पाएगा, जब 800, 700, 600 सीट रहते थे और तब मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया, तो 325 सीट 63rd में थे, कैसे मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा। मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि आप कभी ये ना सोचें, जिन हमारे सह अभ्यर्थियों का 64th बीपीएससी में फाइनल नहीं हो सका है, वो हिम्मत नहीं हारे। ये बात सही है कि इसमें वैकेंसी अधिक थी, आने वाले दिनों में वैकेंसी इतनी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको एक सीट से मतलब है और आप अपनी कमियों को दुरुस्त कीजिए और देखिए निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप इतने सिंसियर होके तैयारी कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी, लेकिन आप सफर बीच में मत छोड़िए अधूरा, आप लगे रहिए। एक दिन आपको मुस्कुराने का अवसर जरूर मिलेगा। जब भी आप डिमोटिवेट होते हैं, आप ये सोचिए कि जिस दिन मेरा लिस्ट में नाम होगा, उस दिन परिवार वाले, समाज वाले और हमारे मित्रों के मन में आपके प्रति क्या सम्मान का भाव जगेगा। जब आपके पिताजी का नाम लेकर के कोई कहेगा कि फलना सिंह का बेटा ऑफिसर बन गया, एसडीओ बन गया, बीडीओ बन गया, सीओ बन गया, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। आपके नाम से आपका परिवार, आपके समाज, आपके मित्रों और आपके गांव की पहचान, मर्यादा, प्रतिष्ठा बढ़ जाती। ये सोच करके आप अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। ये सफर हो सकता है थोड़ा लंबा खींच जाए, कई बार आप में पेशेंस की भी परीक्षा होती है, इसलिए आप कभी ये ना सोचें कि कम सीट है, कैसे मेरा सिलेक्शन होगा। आप अपने परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाते रहिए, सिलेक्शन अवश्य होगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपने गुलाब की चाहत की है तो कांटों का सामना तो करना ही होगा, जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो हर बार रिजल्ट नहीं होने के बाद ऐसा लगता था कि चलो कम से कम कुछ इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है। कभी 12 नंबर से मेंस नहीं क्वालिफाई किए, कभी 4 नंबर से नहीं किए, फिर 1 नंबर से फाइनल नहीं हुआ, कई बार पीटी डिस्क्वालीफाई करने के बाद यूपीएससी इंटरव्यू तक गया। तो इससे मालूम होता था कि विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। इसीलिए हार नहीं मानना है, रुकना नहीं है, बस इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है, दिशा सही रखना है। और कई बार इंसान जीवन में किताबों से ज़्यादा ठोकरे खाने से सीखता है। जो जीवन में वह अनुभव हासिल करता है, गलतियां करता है, असफलताओं से आप बिल्कुल न घबराएं, लेकिन जो कमियां हैं, जो वीक पॉइंट है, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट रुक रहा है, उस पर काम कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए। 2019 के बाद फिर 2020 में मुझे यूपीएससी मैंने मेंस नहीं क्वालिफाई किया और फिर से 2021 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स है, तो यूपीएससी के लिए हमारा प्रयास जारी है। इसी बीच मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि
मेरे पिताजी एक साधारण किसान हैं। मैं नालंदा जिला राजगीर का रहने वाला हूं और पिताजी कम पढ़े लिखे हैं, या यूं कह ले कि बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षा का महत्व समझा। हमारे जैसे दिव्यांग लड़के के लिए जो शिक्षा ही एकमात्र जीवन को सुखमय और खुशहाल और बेहतर बनाने का एकमात्र माध्यम था, उन्होंने ये आवश्यकता महसूस किया कि इसका पढ़ना, शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये खेत में काम भी नहीं कर सकता, हल नहीं चला सकता, खेत में कुदाल नहीं चला सकता। और इसलिए उन्होंने न सिर्फ मुझे बल्कि सभी भाइयों को, घर में सभी परिवार के सदस्यों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, बेहतर शिक्षा दी। और आज के समय में वो बीपीएससी यूपीएससी में परीक्षा की प्रक्रिया कितने चरण के होते हैं, कितने पेपर का एग्जाम होता है, किस चरण का नंबर फाइनल मेरिट में काउंट होता है, उनको पूरा सिलेबस एक तरह से, प्रक्रिया एक तरह से, पूरी सिलेबस तो नहीं कर सकते, पूरी तरह से कई बीपीएससी यूपीएससी की चीजें उनको मालूम हो गई है। और हमेशा जब भी रिजल्ट नहीं होता था वो हमेशा हिम्मत देते थे, और कम पढ़े लिखे होने के बावजूद, पुराने व्यक्ति होने के बावजूद उनके विचार बहुत ही प्रोग्रेसिव रहे। और हमेशा वो कहते थे, हिम्मत रखे वो हाथी बांधे। और इस तरह से उनका यही मानना था कि लगे रहो, प्रयास करने वाले को ही पराजय का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंतोगत्वा जीत होती है। तो मैं सबों से ही कहूँगा कि आप किसी भी पद पर हो, कितनी भी चुनौतियां जीवन में हो, आप उसका डट कर सामना करें। एक पैर पर खड़े रह करके मुझे एसिड साफ करना पड़ा, रेलवे कारखाना में क्लैंप बनाने का, लोहे की पट्टी को काटने का काम करना पड़ा। इन सब के बावजूद जब मैं घर आकर के बैठ के पढ़ाई करता था तो नींद आता था, इतनी थकावट होती थी कि मैं पढ़ नहीं पाता था। इसके बावजूद कई बार ऐसा भी हुआ कि नहीं पढ़ाई प्रॉपर होने की वजह से मेरे आंख में आंसू आ जाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने सफर जारी रखा। और एक उम्मीद थी, कहीं कोचिंग ज्वाइन करने का अवसर मिल नहीं पाता था, समय नहीं मिलता था। यूपीएससी मेंस के बाद मैंने पुणे में विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। संडे को मैं जाता था वहाँ, सुबह जाता था, रात को आता था 10:30-11 बजे के आसपास। वहाँ मैं मेंस का टेस्ट सीरीज लिखता था। इससे मैंने जो सप्ताह भर में मैं जो पढ़ाई करता था उसका मूल्यांकन करने का, सेल्फ एवेल्युएशन करने का एक अवसर मिलता था। और जीवन में किसी भी तरह की चुनौतियां आए, वह आर्थिक चुनौती हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, निजी पारिवारिक हो सकता है, आप घबराएं नहीं। ये बातें बहुत छोटी है, सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसका जीवन में काफी अधिक महत्व है। आप डटकर उन चुनौतियों का सामना करें। यकीन मानिए, ईश्वर एक व्यक्ति को एक सीमा से अधिक तकलीफ में, कष्ट में नहीं देख सकते हैं। एक दिन जरूर अंधेरा छटेगा, उजाला आएगा, सुबह होगी और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। लेकिन यदि आप सफर अधूरा छोड़ देंगे, चुनौतियों से घबरा करके अपनी तैयारी को ब्रेक कर लेंगे, तो आप मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे। इसीलिए कितनी भी चुनौतियां आए उसका आप डटकर मुकाबला कीजिए। इसके बाद 56वीं से 59वीं का मेंस एग्जाम हुआ
जुलाई 2016 में, लेकिन उसमें 12 नंबर से मैं क्वालिफाई नहीं कर सका। इसके पश्चात 60वीं से 62वीं बीपीएससी का मेंस का एग्जाम हुआ, उसमें 4 नंबर से पुनः मैं क्वालिफाई नहीं कर सका। इसके बाद जब मेंस का रिजल्ट आया 60वीं से 62वीं का, तो वह मेंस मैं क्वालिफाई नहीं कर सका। लेकिन 2018 का यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है सिविल सेवा परीक्षा, उसका पीटी मेंस दोनों क्वालिफाई करके मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। तो वह मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पल था जब पहली बार मुझे मेंस में सफलता हासिल हुई। इससे पहले स्टेट पीसीएस का, बिहार पीसीएस का मैंने 2 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, लेकिन मेंस नहीं पास कर पाता था। मुझमें कुछ कमियां थी, कुछ वीक पॉइंट थे जिस पर मुझे काम करना था, लेकिन ईमानदारी से मैं उन पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 26 फरवरी 2019 को मेरा मनोज सोनी सर के बोर्ड में इंटरव्यू था, और 2019 में 64वीं का फरवरी के महीने में प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था। उसमें मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट 5 अप्रैल 2019 को आया। उस में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। 899 ओएच कैटेगरी का दिव्यांग श्रेणी का कट ऑफ गया और मेरा 896 नंबर आया, जिसकी वजह से फाइनल सिलेक्शन 3 नंबर से नहीं हो पाया। मैं शायद बताना भूल गया आपको कि मैं एक दिव्यांग स्टूडेंट हूं और दिव्यांग श्रेणी के लिए मैं अप्लाई करता था। और यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट 3 मार्च से नहीं होने के बाद मैं काफ़ी उदास हो गया। सबको उम्मीद था कि बीपीएससी नहीं हो रहा है तो कुछ बड़ा हाथ लगेगा, यूपीएससी में सिलेक्शन होगा, लेकिन यूपीएससी भी फाइनल नहीं हो पाया। यह समय बहुत चुनौतीपूर्ण था। यह वो समय था जब लगा कि शायद मैं ऑफिसर पोस्ट के लिए डिजर्व नहीं करता हूँ। तभी तो कई बार मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाया, फिर यूपीएससी फाइनल नहीं हो पाया। हालांकि इससे पहले मैंने यूपीएससी का पीटी 2015 में दिया था, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाया। 2016 में भी दिया, नहीं क्वालिफाई कर पाया। 2017 में ब्रेक लिया और 2018 के यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई करके 2019 में मैंने इंटरव्यू दिया। आप में क्षमता है, प्रतिभा है और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आप पूरे जुनून के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। तो 2019 का जो समय था काफी चैलेंजिंग था और इसके पश्चात 2019 जुलाई में मैंने 64वीं का मेंस लिखा और 2020 16 जुलाई को 64वीं मेंस का रिजल्ट आया और इंटरव्यू कॉल हुआ अगेन, और इसमें इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हुआ। तो मैंने अपनी इस सफ़र से यह सीखा कि आप में जो कमियां हैं उस पर आप काम कीजिए। जैसे यूपीएससी में मात्र मुझे 138 मार्क्स इंटरव्यू में मिले थे। मैं काफ़ी घबरा गया था, मेरे होंठ सूख रहे थे, चेहरे पर पसीना आ गया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल पेपर है और मुझसे इंटरव्यू में एक माननीय सदस्य ने 5वीं अनुसूची के बारे में पूछा कि संविधान के 5वीं अनुसूची में क्या वर्णित है, और मैं उसका जवाब नहीं दे सका। तो इसके बाद मैंने इंटरव्यू पे काफ़ी काम किया, काफ़ी वर्क किया, जैसे मिरर प्रैक्टिस, न्यूज़पेपर लाउडली रीडिंग, जिससे हमारे शब्द विन्यास और कॉन्फिडेंस लेवल
इम्प्रूव हुए और मॉक इंटरव्यू मैंने कई जगह अच्छे जगहों पर दिया। उसके बाद 63वीं के इंटरव्यू में मेरा 92 मार्क्स था, राजेंद्र गुप्ता सर का बोर्ड था, तो 92 मार्क्स काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। हालांकि इसमें भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। 549 ओवरऑल कट ऑफ गया दिव्यांग श्रेणी में, OH कैटेगरी में। और ये मैंने सीखा था असफलताओं से या फिर गिरते गिरते उठना या सफलताओं से सीखना, कमजोरियों की वजह से असफल होना, फिर उस पर काम करना और फिर उसमें बेहतर रिजल्ट आना। जैसे यूपीएससी इंटरव्यू में खराब नंबर आने के बाद 63rd इंटरव्यू में बीपीएससी में मेरा 92 बेहतर मार्क्स आया। मुझे देखकर आप कमज़ोर मत समझना, मुझे देखकर आप मुझे कमज़ोर मत समझना। बेरियां शरीर पर है, मेरे हौसलों में नहीं। आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।